तो बच्चों आज हम लोग करेंगे एटम्स को और ये जीरो टाइम वेस्ट सीरीज है। बेसिकली इसमें हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं 2019 से लेकर 2025 तक। जितने भी पीवाईक्यू एटम से जुड़े हुए आए हैं नीट में वो सारे हम लोग करेंगे इजी भाषा में। तो डेली 6 PM पे ये वीडियो आपको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर का, जिससे कि आप हाई स्कोरिंग चैप्टर पहले रहेंगे। तो जीरो टाइम वेस्ट याद रखिएगा। और कई बच्चों को रहता है कि जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मिल जाए इसकी तो बड़ा अच्छा है इस सेशन की। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको नीट की फिजिक्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसका प्राइस मैंने 9 लाख से ऊपर कर दिया है, जैसे गलती से कोई बच्चा ले ना ले। इसके अंदर सारी पीडीएफ अनलॉक है, क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएंगे। तो बस आपको डाउनलोड करना है अरविंद एकेडमी ऐप और जाकर अपनी पीडीएफ ले लेनी है। चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। मैंने इस चैप्टर को टॉपिक वाइज डिवाइड किया है जिससे आप क्लैरिटी के साथ इसको कर सकें। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, मतलब जनरल बात थी इसलिए मैंने ये ले लिया है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये 2024 का क्वेश्चन है नीट का और बहुत ही सरल है। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। बढ़िया। ये तो यहाँ पे जो है ना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है ये बात बोलनी है। तो ये जो स्टेटमेंट 1 था ये ट्रू है, मतलब ट्रू की जगह मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये ट्रू है, करेक्ट है, क्योंकि भाई एक एटम के अंदर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो जितने प्रोटॉन्स मिलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अब यहां पर कह रहा है कि सभी एलिमेंट जो होते हैं वो भाई साहब आपके स्टेबल हैं। तो ये सारे एटम्स स्टेबल देखिए नहीं होते हैं। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, रेडियो एक्टिव, आप जानते हैं एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम ले लीजिए, तो ये यूरेनियम स्टेबल नहीं है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो इसका डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। तो सारे एटम्स स्टेबल नहीं होते। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और ये दूसरा वाला फॉल्स है, या क्या लिखा है इन्होंने, इनकरेक्ट। तो इसको मैं इनकरेक्ट कर देता हूं। अब इसके हिसाब से अगर आप देखें, पहला वाला करेक्ट और दूसरा वाला इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यही ऑप्शन आपका ए वाला सही है। बाकी ऑप्शन आप मिला सकते हैं, लेकिन ये क्लैरिटी के साथ यहां पर दिख रहा है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। बाकी तो एक ही ऑप्शन सही होता है, इसको देखने से कोई फायदा नहीं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, टॉपिक नंबर 2। ये इंटरेस्टिंग है, इस पे कई सवाल आते भी हैं। अभी 2023 का सवाल हम लोग लेते हैं और ये है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेस्ट वर्ड यूज किया है, इन दी बामर सीरीज। अब बामर सीरीज भी लैम्ब्डा की बात कर रहे हैं, इन दोनों का बड़ा अहम रोल होता है। मैं अभी बता देता हूं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज। अब आपको पता है कि देखिए 4 तरह की होती तो उससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं बात करूं तो लेमन सीरीज होती है, लेमन, जिसमें एन जो एन की जो वैल्यू लेते हो, एन फाइनल हमारी 1 होनी चाहिए। अभी मैं लिखता हूं। उसके बाद बामर पास्चन ब्रैकेट फून, बामर, इसकी एनएफ की वैल्यू होती है 2, यानी कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो सेकंड स्टेट में आना चाहिए। और फिर होती है पास्चन, और फिर होती है ब्रैकेट, और फिर होती है पी साइलेंट है, फन कह लीजिए। तो ये होती है एनएफ की वैल्यू, यहां होती है 3, एनएफ की वैल्यू होती है यहां 4, और एनएफ की वैल्यू होती है यहां 5। और जब भी शॉर्टेस्ट की बात की जाए तो एनआई की वैल्यू हमेशा इंफिनिटी लेंगे शॉर्टेस्ट लेमडा के लिए, शॉर्टेस्ट लेमडा या लेमडा मिनिमम। तो ये कुछ मैंने की पॉइंट्स बताए जो इसके साथ साथ और भी जगह अप्लाई होंगे। और जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा। तो 1 अपॉन लेमडा रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसको ऐसे ही लिखिए, याद रखिए, एनएफ स्क्वायर -1 अपॉन एनआई स्क्वायर। कई बुक्स में ना N1 N2 दिया रहता है तो वो हमेशा कंफ्यूज कर देता है, उस चक्कर में ना दिएगा। इनिशियल फाइनल ऐसे याद कीजिएगा तो भूलेंगे नहीं कभी। अब अच्छा, कुछ कलर बदल लेते हैं, इससे मेरा और आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो यहां पर मैं बात करता हूं पहले केस के लिए, यानी कि केस 1। अरे ये क्या आ गया, तो मैं केस 1 बामर की बात कर रहा हूं। तो बामर लिख देता हूं, ज्यादा मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं जिससे तेजी से हम लोग कर पाए। तो बामर के लिए जो एनएफ होती है, यहां पर आपको मैंने दिखाया था कि एनएफ की वैल्यू तो भैया यहां पर 2 फिक्स है। और इसके लिए इनिशियल, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो ये इंफिनिटी हो गई। अब हम लेमडा निकालने जाएं, ये देखिए यहां पर आप
लेमडा 1/λ बामर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आर लिखा आपने और NF की जगह 1/2 का स्क्वायर, ये देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। तो इंफिनिटी तो कुछ भी 1/इंफिनिटी जीरो होता है, उसका स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 1/λ इज इक्वल टू आर अपॉन नीचे आएगा 4। देख पा रहे हैं आप। अब इसी को लेमडा यहाँ निकाल लिया जाए तो पलट दीजिए इसको, ये हो जाएगी R/4। हमको ये वैल्यू यहाँ से अंदाजा लग गया कि लेमडा इज इक्वल टू R/4 है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज अब बात की जा रही है। ब्रैकेट सीरीज के लिए निकालते हैं, कलर थोड़ा बदलना चाहेंगे तो ब्रैकेट केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 है ना। अब ये आ गया ब्रैकेट, ब्रैकेट स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। तो NF की वैल्यू देखिए ब्रैकेट के लिए हमने बता रखा था, इसकी वैल्यू होती है 4। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये 1/λ-R और ये 4 का स्क्वायर रखोगे तो 16 आ जाएगा। और यहां तो इंफिनिटी है तो इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब वही जीरो ही। तो ये वैल्यू हो जाएगी R/16। तो ये अब इसको पलट दो तो यहां से इस वैल्यू को कनेक्ट करो तो लेमडा डैश आ जाएगा 16/R, है ना। और यहां पे ये क्योंकि लेमडा था R/4, यहां पर देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू यहां पे पुट करिए, R की वैल्यू पुट कर दीजिए, लेमडा के टर्म्स में आ जाएगा। तो R है 4 λ के बराबर। तो मैं यहां R की वैल्यू 4 λ, तो 16, कुछ उल्टा लिख गया क्या, लेमडा डैश करोगे तो 16/R है। ये तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लेमडा 16 रखा और R की वैल्यू हो गई 4 λ के बराबर। तो लेमडा डैश जो यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी, ये लग रहा है ये 4/λ आ रहा है, जो ऑप्शन नहीं 4 λ ऑप्शन जहां तक यहाँ सही है वो आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। लेमडा है R/4, मेरे ख्याल से इसमें कोई ये उल्टा लिख दिया हमने, 4/R होना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ जिससे कि पूरी क्लैरिटी मिले। ये R/4 है इसीलिए ये उल्टा आ गया है और ये है 4/R। तो R की वैल्यू 4/λ हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको मैं क्लियर करता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, आ जाओ भाई। तो ये रहा। अब यहाँ से ये R डालोगे तो 4/λ, तो यहाँ पे या 1/R डाल दो तो लेमडा भाई जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, लेमडा R की वैल्यू लिख दीजिए तो 4/λ, तो 16 और ये 4/λ, तो 4, ये लेमडा ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 4 λ। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ गया। ये अच्छा सवाल है और इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगाएं तो ज्यादा आसानी पड़ेगी। चलिए बिल्कुल जीरो टाइम वेस्ट का वादा है, तो अगला सवाल तुरंत पकड़ लेते हैं हम लोग। ये लिए दूसरा सवाल, इसको आप पॉज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा चाहिए तो। द वेवलेंथ और लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन। देखिए लेमन सीरीज क्या होती है, जो फाइनल होता है ना, अभी आपको बताया था तो दिमाग में होगा आपके, NF की वैल्यू होनी चाहिए 1। ये होती है अल्ट्रा वायलेट UV रीजन में, आपको याद दिला दूं। और इसके बाद जो बामर सीरीज होती है, जैसे कि आप बाकी सवालों में भी लगा पाए, NF की वैल्यू 2 होती है, ये विजिबल रीजन में होती है, विजिबल। और उसके बाद जो भी सीरीज आती हैं, लेमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, जो भी आएंगी वहां पर वो सारी सीरीज यहां पर जो आने वाली हैं वो सारी की सारी होती है इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन। ये याद करने का बहुत सरल तरीका है, बाकी और समझाया जा सकता है, लेकिन वो आपको तो नीट में सिलेक्शन चाहिए तो उतना ही मजा लीजिए जितना आपके काम आए। तो यहां पर सीधी तौर पे दिखाई पड़ गया कि लेमन सीरीज इज द अल्ट्रावायलेट इज द रीजन। तो ये आंसर यहां पर आपको आता हुआ दिख रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आपने यहाँ पे कर लिया। चलिए इसको आगे की बात या इस सवाल को करते हैं। ये है 2024 का, पीछे वाला जो सवाल था 2023 का था, मणिपुर का। देखिए मैंने सारे सवाल पकड़े हैं जिससे कोई दिक्कत आपको ना आए। 2024 में मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस है हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशंस दे रखी हैं और लिस्ट 2 है वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी है। अब देखिए इस सवाल को ना देखते ही एकदम चमक आ गई मेरी आंखों में। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सरल NI की वैल्यू 2 कर दी है ना। NI N2 जो कर रहे हैं, NI मतलब फाइनल डेस्टिनेशन कह लीजिए, और N2 की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं देखिए कोई ऐसे बनाऊं, मान लीजिए ये NI यहां पर 1 है और NI की वैल्यू यहां पर मैं 2 कर देता हूं। जो भी हैं खिलाड़ी वो ऊपर से जंप करके, यानी ये 3, ये 3 है तो ये कोई यहां से आ रहा है, ये 3 समझ लीजिए, और ये 4 वाला यहां से आ रहा है,
उसके बाद 5 वाला यहां से आ रहा है, इसी तरह छठा वाला एक लेवल यहां से आ रहा है। अब देखिए, इस सवाल को हम ओरली लगा लेंगे, कुछ निकालना नहीं है। देखिए, जितना तगड़ा जंप होगा, क्योंकि ये N1 2 सबके लिए कॉमन है, तो जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, और उतना एनर्जी गैप जब होता है तो लेमडा उतना कम होता है। आप समझ रहे हैं ना? फ्रीक्वेंसी अगर ई ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा होती है, लेमडा कम होता है उसी के अनुसार। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये जो खिलाड़ी था, मतलब छठे नंबर वाला खेल, और ये कौन सा था बेटा? 5 और 4। तो ये जो E6 वाला है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, लेमडा कम से कम। तो ये छठे वाले का लेमडा मिनिमम होना चाहिए, हमारा दिखाई पड़ गया है। तो ये फोर्थ वाले का, इसमें लेमडा मिनिमम ढूंढ लो। तो लेमडा मिनिमम है ए वाला, तो यहां पर चौथे का कनेक्शन आपका बन गया ए से। अब घटाते चले जाओ ऐसे ही। वैसे तो यहीं पे देखिए दिख गया चौथे, बाकी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, चौथे का ए केवल डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर ही डी है। मतलब बाकी भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं। बाकी आप देखें तो उससे कम ये 5 वाला होना चाहिए। उससे कम कौन सा है बेटा? 434 है, जहां तक ये बी होना चाहिए, है ना, इसका वाला। ये देखिए बी है यहाँ पे। बाकी मैं बता नहीं रहा हूं, इसी तरह से ढूंढ सकते हैं, समय वेस्ट करने से क्या फायदा आपका। तो आप पकड़ पाए ना कितने आसानी से ये हो जाएगा। ऐसे लॉजिक लगाइए। फिजिक्स बहुत सिंपल है, बस पढ़ाने वाले सही नहीं मिले आपको, ऐसा मुझे लगता है। खैर चलिए, रीटेस्ट हुआ था, उसमें 2024 का सवाल है, जैसे हम सब पकड़ रहे हैं, इसको भी आइए करते हैं। बहुत सरल सवाल है। द स्पेक्ट्रल सीरीज विच कोरस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द लेवल N2 बराबर 5 6 7 8 9 10 टू द लेवल N1 बराबर 4। अब ये तो बहुत ही सरल है। ये देखिए N1 की वैल्यू, ये भाई साहब क्या बोलते हैं, 4। अब ये कहीं से भी आ रहा हो जंप करके, ये 5 नंबर से, ये N2 बराबर 5 है, या N2 बराबर 6 है, या सो ऑन। तो अगर कहीं से भी जंप करके 4 में आ रहा है, तो ये ब्रैकेट सीरीज, आपको मैंने बताया था कि जो लेमन सीरीज होती है, लेमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, तो ये लेमन वाली, ये बामर लिख दीजिए, पूरा नहीं लिख रहा हूं जिससे समय आपका बचे। यहां पर एनएफ की वैल्यू, एनएफ मतलब एनआई है, यहां 1 होनी चाहिए। बामर के लिए एनएफ या एनआई की वैल्यू 2 होनी चाहिए। इसी तरीके से ब्रैकेट में आ जाइएगा, तो एनएफ की वैल्यू या एनआई की वैल्यू आपकी 4 होनी चाहिए। तो इसमें कुछ था ही नहीं, तो मैं समझा रहा हूं, 1 मिनट लगाया। आप तो देखते खट से आंसर मार देंगे। यानी ये सीरीज कौन सी है? ब्रैकेट। मैंने इसलिए समझा रहा हूं कि इस जैसा कोई और सवाल भी आपके मत्थे पड़ जाए तो आप उसको प्रेम पूर्वक लगा पाए। मेरे ख्याल से ये बात आप अच्छी तरह पकड़ पाए होंगे। आसान था, हलवा। अगला सब ये टॉपिक पकड़ते हैं, बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए 2019 का सवाल है, एकदम हलवा सवाल है, मतलब महा हलवा। आपको दिखाता हूं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज ऑर्बिट इज, ये टोटल एनर्जी मतलब ई की वैल्यू, ई एन लिख लेते हैं, चलिए, या ई ही लिख लीजिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई एन का मतलब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तब की एनर्जी की बातचीत की जा रही है। अब आप देखिए, इसमें पूछा इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बताइए। अब एक रिलेशन आपको पता होगा, मुझे 100% उम्मीद है। ई एन इज इक्वल टू -kn इज इक्वल टू UN/2। अगर इसको सिंपल लिखो तो E इज इक्वल टू -k बराबर U/2। ये ज्यादा, जितना सब्सक्रिप्ट दाएं बाएं कम से कम सिंबल हो उतना आसान लगता है। तो ये टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। इस रिश्ते को, इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को प्यार से याद कर लीजिए, ये बहुत जगह काम आता है। हाई क्या है इसमें? काइनेटिक की बात करो, ये देखिए के का मतलब है -E के बराबर। तो -E मतलब, अब इसको लिखूं भी क्या, माइनस, खैर लिख देता हूं, कहीं आप घबरा ना जाएं। तो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी एक निकाल लीजिए, चेक कीजिए, देखिए 3.4 इसमें और इसमें 2 में, यानी 2 तो गलत हो चुके हैं। खैर, हम पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं। 2E के बराबर है। 2E का मतलब है इसका डबल। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधे डबल लिख रहा हूं, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6.8। ये पहला वाला भिड़ रहा, भिड़ क्या रहा है, सही आ रहा है। तो ऑप्शन यहां पर क्या आ गया? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितने आसानी से आप इसको कर पाए, मुझे नहीं लगता कोई समस्या वाली बात यहां पर है। 2019 का सवाल था, प्रेम पूर्वक आप कर पाए। अगला सवाल करते हैं। ये उड़ीसा 2019 में आया हुआ, इसको भी लगाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा मैं बता भी दूंगा, अगर आप देखिए, आप याद करने में माहिर हैं तो कोई फॉर्मूला मत छोड़िए। हम तो कहेंगे भाई, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? बायो वाले बच्चे की स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि बिना याद किए तो आप बायो निपटा नहीं पाएंगे। तो जो फॉर्मूले वो घोट घोट डालिए धर के, उससे बड़ा आसानी हो जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट। अच्छा,
फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 0.51 एमस्ट्रॉम। ये वो ऑर्बिट होती है बोर का हिसाब से जो इनर मोस्ट होती है, यानी कि जहां पर एन बराबर 1 पे एन बराबर 1 में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। ये हो गई मतलब न्यूक्लियस, ये हो गई एन बराबर 1 जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इसका जो रेडियस है इसको आप बोर रेडियस बोलते हैं, है ना। ये 0.51 एमस्ट्रॉम होता है, इसको रट के भी रखिए और दिया है तो अच्छा है। और इस समय जो एनर्जी है इसकी ग्राउंड स्टेट में, ई लिख दीजिए, ई नॉट लिख दीजिए, वो भी याद होनी चाहिए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है। इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय म्यूऑन, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन था ये भाई साहब, इसको हटा के म्यूऑन आपने यहां पर डाल दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर, म्यूऑन है। अब वो चार्ज देखिए सेम रहता है इलेक्ट्रॉन जैसा, लेकिन मास जो है इसका, मास ऑन म्यू लिख देता हूं 207 ME के बराबर है। ये रिलेशन दिया है। आगे पूछा क्या है, दी फर्स्ट बोर रेडियस, यानी अब नए जिसमें म्यूऑन आ गया है उसका रेडियस बताइए, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी बताइए। क्योंकि इसका मास आपने डिफर कर दिया है, इससे रेडियस और एनर्जी पे इंपैक्ट आता है। कैसे इंपैक्ट आता है, एक लंबा वाला फॉर्मूला है किसी भी एटम के लिए, मतलब बोर के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए आर एन की वैल्यू होती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको याद, क्योंकि मैंने बोला था कि आप रट लीजिएगा कोई फॉर्मूला, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए। ये कोई भी आपका फॉर एनी एटम, एनी एटम का मतलब है बोर बोर पोस्टुलेट के अनुसार सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के लिए। ठीक, अब इससे में क्या जानकारी मिलती है कि आर एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये देखिए, इसी को पहले निपटा लेते हैं फिर एनर्जी की बात करेंगे। ये यहां पर देख रहे हैं ना, आर एन और एम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इस लॉजिक के तहत मैं इस लॉजिक को पकड़ता हूं, और इसके तहत आप रेडियस की जब बात करेंगे तो रेडियस ऑफ म्यूऑन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब था, तो इसी का उल्टा चल रहा है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हो गया मास ऑफ म्यूऑन, इसके हिसाब से बनेगी। अब यहां पे मैं आर म्यू की वैल्यू निकालने जाऊं तो मैं क्या लिख दूंगा, आर ई, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूं इसलिए कि आपको दिक्कत ना आए, एम यू। अब यहां पर देखिए, ये आर ई की वैल्यू थी 0.51 एमस्ट्रॉम। ये किसकी थी, रेडियस जब इलेक्ट्रॉन था उसके अंदर। और ये मास की बातचीत है, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहां से देखिए दिखा हुआ है, एम ई लिखे रहो, और ऊपर 200 नीचे 207 लिख दो, 207 ME के बराबर, है ना। ये एमस्ट्रॉम में है, इसको आप लगे, ये जगह थोड़ी कम है, एमस्ट्रॉम मार दिया। अब ये नीचे लिखते मुझे बनेगा नहीं, तो मैं इसके इसी पॉइंट को यहां ले आता हूं। अब ये देखिए, आर म्यू की वैल्यू हो गई, एमस्ट्रॉम को मैं 0.51 इंटू 10 की पावर, क्योंकि आंसर भी यहाँ मीटर में दे रखा है, तो 10 की पावर -10 अपॉन 207 कर देता हूं। अब इसको जब सॉल्व करोगे देखिए, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.56 इंटू 10 की पावर -13 मीटर। ये देखिए दिख ही रहा है, ये 100 की रेंज में 2 जीरो और खसक जाएगा, और पॉइंट में तो 1 जीरो और खसक जाएगा, तो -13। तो ये अब इसको मिला लिया जाए, जिससे मिल गया तो बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2.56 10 की पावर, अच्छा ये ऑप्शन सही हो सकता है, मैं कलर बदलूं, दिख नहीं रहा है इसके ऊपर, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, और ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, तो ये दोनों गलत हो गए मतलब। ठीक है, अभी यानी कि हमें एनर्जी निकालनी ही पड़ेगी। अब एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, मैं थोड़ा इसी स्लाइड पे निपटाना चाहता हूं, थोड़ा डायरेक्ट कर दूंगा। एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूं, ये -2 पाई स्क्वायर, ये हम एनर्जी के लिए कर रहे हैं, -2 पाई स्क्वायर, इसको याद करके रखिएगा, एम के स्क्वायर, आप रटने में तेज हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मुद्दा यह है कि जो ई एन है वो मास के प्रोपोर्शनल है, ये कहना चाह रहा था, लिख इसलिए दिया कि आप याद करते हो तो इसी स्लाइड में आपका रिवीजन, हरा कलर लेते हैं, रिवीजन या जो कुछ भी होना है हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, इस फॉर्मूले में, इसके तहत अगर आप ई म्यू अपॉन ई इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें, तो मास ऑफ म्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लोगे, यानी ई म्यू निकालने गए हो, तो ये ई जो एनर्जी थी और प्लस इसकी बातचीत कर लीजिए, तो एनर्जी कितनी थी, -13.6,
तो ये -13.6 इंटू म्यू का यानी 207 me/me। तो इसको 207 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 207 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा -2.8 keV। 207 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये के में आ जाएगी वैल्यू। और ये देखिए -2.8 केवी, ये ऑप्शन डी की तरफ साफ साफ संकेत दे रहा है। तो इसका आंसर क्या रहा बेटा? डी। तो ये देखिए, ये भी सवाल हो गया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग, मैंने इसलिए ये बातें इसलिए छेड़ी हैं कि आपके दिमाग में फॉर्मूला भी लगे हाथ रिवाइज हो जाए, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई हमारी आपकी बातचीत हो कि काम आपका बने। अगला सवाल देखते हैं फटाफट। ये बहुत ही सरल नजर आ रहा है मुझे। ये फेज 2 का है, 2020 का सवाल। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड। ये तो बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि फॉर्मूला ही हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6/n²। और ये स्क्वायर लिखना चाहिए, क्या लिख गए, इसको हटाओ, आ जाओ भाई तुम, ये स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है। अब इस मैंने कहा था ना फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब फॉर्मूला पूछ लिया है, मतलब अब आप कहां डरने की जरूरत है आपको। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, यही यहां बैठ रहा है, फॉर्मूला ही पूछ लिया, कुछ और है ही नहीं। तो यहां पर आंसर आपका क्या आ गया? सी। ये सी आपका करेक्ट सवाल हो गया। सवाल अगला सवाल फटाफट, जीरो टाइम वेस्ट, तो फटाफट बढ़ेंगे आगे। अब आता है 2022 का सवाल नीट का। Let T1 T2 be the energy of an electron in the first and second excited state of hydrogen atom। अब देखिए गलती क्या हो सकती है, कई बच्चे ये गलती करेंगे, बस बाकी सवाल तो हलवा है। देखिए जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज बोली जाती है, एक्साइटेड लिख दूं, पूरा ना भी लिखूं तो n की वैल्यू ना एक बड़ी होती है, n+1 जाता है, ये हो जाती है 2। और पहली एक्साइटेड स्टेज की बात करेंगे तो, और इसकी अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेज की बात करेंगे तो एक ज्यादा, मैं इसको n डैश को लिख देता हूं 3, क्योंकि जो पहली होती है वो ग्राउंड लेवल होती है, वो एक्साइटेशन थोड़ी होता है, जैसे कि फ्लोर बने होते हैं, 0 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो अगर ग्राउंड की बात की जाती है जो एक्साइटेशन में नहीं है, तो वहां n की वैल्यू बेटा जी 1 होती है। आ तो रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, 1 होती है। ठीक, आप बात समझ में आए ना? यहां n बराबर 3, इस बात को ध्यान रखना था, जैसा मुझे याद आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एन एटम, द रेशियो यानी एनर्जी का रेशियो आपको निकालना है। अब देखिए एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ रखा था, -13 बोर हाइड्रोजन के लिए n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अब हमें ये T1/T2 की बात कर रहा है। T1 किसकी है? इन द फर्स्ट स्टेज। तो T1 जिसे हम फर्स्ट स्टेज का मतलब है, ये n बराबर 2 है, तो मैं यहां पे E2 लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। E2 का मतलब ये है एक्साइटेड स्टेज वाली कहानी, ये इससे कंफ्यूज ना कर जाना, क्योंकि अभी मैं T2 लिखूंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा E3। ये एक्साइटेड, ये कहानी थी E2 वाली, और ये कहानी है E3 वाली, ऐसे जैसे कंफ्यूज ना करो। और ये n के टर्म्स में, क्योंकि बाकी कांस्टेंट है, उल्टा आएगा, यानी ये जो 2 लिखा है ये उल्टे, तो ये n3/n2 का स्क्वायर आएगा। और यहां पर n3 की वैल्यू है 3 और 2, तो 3/2 का स्क्वायर, और 3/2 का मतलब है 9/4। अब यही आंसर है। देखिए ये मैंने आपको इतना समझाया है, वरना ये कितनी देर का सवाल है, पढ़ने में 20-25 सेकेंड और 10 सेकेंड टिक लगाने में, 30 सेकेंड के अंदर ये सवाल आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ये सही हो गया। देखिए कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रेम से लगे रहिए। अब 2023 का सवाल लेते हैं। और द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन, ये हमको पता ही रहती है, बोर रेडियस की बातचीत की जा रही है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन? अरे ये तो बहुत ही महा बच्चों का, फिर भी हम थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी दे देते हैं। देखिए हाइड्रोजन के केस में HY लिख दें, काफी है। Rn की जो वैल्यू होती है वो n² इंटू R0, इस रिलेशन से आप आगे दुकान चला सकते हैं अपनी, है ना। ये n है, किस वाले ऑर्बिट में है, R0 का मतलब बोर रेडियस, Rn मतलब जिस ऑर्बिट में तब की रेडियस। और अगर कोई इन जनरल, मतलब जो बोर का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, उसके लिए, क्योंकि वहां पे z की वैल्यू चेंज हो सकती है, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बाकी सवालों में आ जाता है कभी कभी, n² अपॉन z R0।
इस फॉर्मूले को भी पकड़े रहिएगा। इन जनरल का मतलब क्या है, जो बोर को कौन फॉलो करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला मामला, तो ये तब लगा देना। खैर यहां तो हाइड्रोजन की बात थी, तो मैंने एडिशनल आपको बताया है, जैसे क्लैरिटी बढ़ जाए तो यहां पर बातचीत की जाएगी आर एन किसकी चाहिए, थर्ड की, तो ये 3 लिख दो, क्या जाता है भाई। और ये लगा रहे हैं। अब यहां आ गया 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है इंटू आर नॉट। अब ये हलवा 9 इंटू आर नॉट का मतलब है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। और ये अब इसको मल्टीप्लाई, 9 त्रिक 27, 5 9 45, 47.7 है ना। ये 45 और हमने 2.7 जोड़ दिया। ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आपकी भी। मैंने 5 को 9 पच्चे 45 कर लिया, 0.3 का 2.7, तो 45 में 2.7 जोड़ो 47.7 हो गया। कहाँ गुणा भाग ऐसा किया जाए, थोड़ी प्रैक्टिस प्रेम से करेंगे तो जरूर सही कर पाएंगे। अब ऑप्शन मीटर में है नहीं, एंगस्ट्रॉम में है, तो 10⁻⁻10 लेना, एक इधर खसका दो, तो ये 4.77 इंटू, अब इंटू क्या एंगस्ट्रॉम ही लिख देते हैं। तो भाई ये पावर पॉइंट पे मिटाने में या इरेज करने में बड़ी दिक्कत होती है भाई। खैर चलो कोई नहीं, कुछ किसी चीज में कुछ फायदा, किसी में कुछ फायदा, आसानी। तो ये आंसर रहा, और ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर कौन सा हो गया बेटा, सी। देखिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से ये सवाल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल, नो टाइम वेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, उसी हिसाब से चलेंगे हम लोग। अब ये मणिपुर 2023 का सवाल है। अच्छा सवाल कह सकते हैं, है तो सरल। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन। ये देखिए एंगुलर मोमेंटम दिया है, द एनर्जी इन द सेम ऑर्बिट इज नियरली। अब एनर्जी पूछी है, तो देखिए इस एनर्जी के लिए हमें पहले ना, क्योंकि एनर्जी का जो हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6/n²। तो अगर हमें ये n पता चल जाए तो फट से हम एनर्जी निकाल लेंगे। और n पता करने के लिए जुगाड़ आपको दे दिया, ये क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, देखिएगा ना। और ये होता है, बोर साहब बता गए, NH/2 के बराबर। तो NH/2 को हम 1.5 H/π के बराबर पुट कर देते हैं। अभी H/π यहाँ देखिए, काट दो ऐसे भाई, निपट गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 इंटू 2 यानी 3। सिंपल सी बात है, एन पता चल चुका है, बस जय श्री राम यहां पुट कर दीजिए। अब ये वैल्यू क्या हो गई, E3, यानी इसको भी रट लीजिए आप लोग। खैर मैं अभी बता दूंगा आगे, जैसे कि कैलकुलेशन भी ना करना पड़े। 3 का मतलब 9 से डिवाइड कर दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं क्या रखने की बात कर रहा हूं, खैर ये सवाल तो कर दूं। तो ये करीबन सी ऑप्शन यहां पर सही आता आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं। मैं याद करने की क्या बात कर रहा हूं कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, E1 E2 E3 E4 E5, आप रखने में तेज, वो याद कर लीजिए। जैसे ही 3 पता चल गया, इसको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए। सट से E3 होता -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खट से खत्म। काहे को टाइम 2 सेकंड 5 सेकंड भी एक्स्ट्रा क्यों लगाना, बात समझ रहे हो। याद कर सकते हो, याद कर लो, नोट्स बना लो, नहीं बनाए तो मैंने बनाए हैं, आगे बातचीत करेंगे। खैर ये सवाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है। देखिए अगला सवाल देखते हैं, मणिपुर 2023 का है, इसको भी निपटाते हैं। अब लिखा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस वन। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 1। तो E1 की वैल्यू हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं, यहां लिख देता हूं ऊपर, कई बार लिख चुका हूं वैसे, -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 1 लिखोगे तो 1² यानी 1 ही हो जाएगा, तो ये -13.6 है, बहुत सरल है सब। द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेज। अब देखिए सेकेंड एक्साइट जब लिख रहे हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी चलो लिख देते हो, तो इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू 3 है, एक ज्यादा होती है एक्साइटेड स्टेट में। अब आप, जैसा मैंने अभी बताया था कि आप या तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाइए और दिखाइए कि ये n बराबर 3 में कितना। अगर आप देखिए मैं करके दिखाता हूं, कलर बदल लेता हूं तो आपको और मजा आएगा। ये E3 निकालने चले भाई साहब हम लोग, तो -13.6, अभी पीछे E3 निकाला था 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा 9, तो -13.6/9, और अभी निकाला था तो -1.51 इलेक्ट्रॉन। अभी ये जितना आ रहा है ना,
अगर इसको हमें आयनाइज करना है, तो आयनाइज करने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नॉकआउट कर दो। नॉकआउट करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां है तो इसको इतनी, ये निगेटिव एनर्जी में है, देखिए ये, इसको इतनी एनर्जी दो कि इसकी एनर्जी जीरो हो जाए। जीरो हो जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पे, यानी आयनाइज हो गया। तो हमको ये सवाल खत्म हो गया, इतनी ही प्लस एनर्जी दे देनी है तो जीरो हो जाएगी। इतनी प्लस मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए आपने खट से इसको सही कर दिया, आंसर आ गया। अब मैं क्या आपको बताने की इच्छा जाग उठी है कि ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं इससे भी बच सकते हैं, क्योंकि रटना आपकी स्ट्रेंथ है और याद कर लेना चाहिए क्योंकि स्पीड मैटर करती है। तो मैं कलर थोड़ा सा कुछ और नीला ले लेता हूं, यहां पर मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये आप याद कर लीजिए। E1 की वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई एन की वैल्यू 1 डालोगे। E2 की बात करो तो यहां 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड मार दीजिए, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 पकड़ लीजिए बेटा दी, यहाँ 3 अभी निकाली है, मतलब 9 आ जाएगा, तो 9 का मतलब -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी भी रट्टा लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, 16 से डिवाइड कर दीजिए तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांच पांच तक याद कर लीजिए, वैसे छठी तक भी होती, कॉम्प्लेक्स सवाल है, 5 ही बहुत है आपके लिए। 25 से इसको डिवाइड मार दीजिए, -0.54। अब इसको जब आप याद कर लेंगे ना, ये देखिए कहानी, तो फायदा ये क्या होगा, इसको मैं रिमेंबर लिख देता हूं। मैं तो याद लिखने वाला था क्योंकि मजा आता है मुझे ऐसे लिखने में, लेकिन आप लोग जंजी हैं, पसंद ना करें ज्यादा शायद हिंदी। खैर एनीवे, तो रिमेंबर की बात की, इसको याद कर लेने पे क्या फायदा होगा कि ये कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। सीधे -1.51 होता है, उसको जीरो करना, उतनी प्लस दे दो, खेल खत्म। ये मैं बताने की आपको चेष्टा कर रहा हूं। आइए अगला सवाल करते हैं। ये मणिपुर वाला 2023 का निपटा चुके हैं। आइए 2025 का सवाल करते हैं। हाँ, ये सवाल इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अच्छी फिजिक्स चाहता है जिससे आप कर पाए। खैर मैं इसको समझाता हूं आपको। चलिए नीले से ही शुरू करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन। अच्छा, ये ऐसे बना देते हैं, ये कहीं ओरिजिन है और यहां m नामक मास टहल रहा है। कांस्टेंट फोर्स पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F, जो कि कांस्टेंट है, वो सेंटीपिटल फोर्स वही देगा। ए बोर मॉडल इज यूज्ड, अगर इसमें बोर मॉडल यूज किया जाए टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, द रेडियस r ऑफ द nth ऑर्बिट एंड द पार्टिकल स्पीड v इन दिस ऑर्बिट डिपेंड ऑन n, यानी कि रेडियस और स्पीड ये n पे किस तरह डिपेंड करेगी वो निकालना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग प्यार से करेंगे, एकदम सरल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं, उल्टा लिखता हूं, चलो mv² अपॉन r बराबर f, क्योंकि सवाल में ये कांस्टेंट दिया है तो ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो गई, ये गिवन थी। अब देखिए क्या है, इसमें ना दो वेरिएबल हैं v और r, क्योंकि जब ऑर्बिट चेंज होती है तो रेडियस भी बदल जाती है और v भी बदल जाती है। तो इसमें अगर हमें डिपेंडेंसी देखनी है r की n पर या v की n पर, तो एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, यानी एक वेरिएबल हो तो हम डिपेंडेंसी देख पाए। चलिए फटाफट कर लेते हैं। ये देखिए, आप जो बोर साहब बता गए, बोर का कॉन्सेप्ट लगाना है, वो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी NH/2y। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो या जो भी कहना सुनना हो। ये हो गई वैल्यू NH, और ये 2 पाई तो टीप दो, और v चाहिए थी mr, नीचे लिख दो, ये रहे भाई साहब mr। अब इस v को हम लोग इसमें यहां पर पुट कर रहे हैं जिससे ये केवल r के टर्म में रह जाए। चलिए करते हैं ना, तो ये m/r लिखा मैंने, ये जो था, और v² की जगह इंटू और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया n² h² अपॉन 4 पाई² m² r² बराबर f मतलब कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूले में देखिए, इसमें n और r के अलावा सब कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, h कांस्टेंट, 4 पाई² कांस्टेंट। तो आप लिख सकते हो n² और ये r और r क्यूब मिलके, r और r² मिलके r³ हो गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात पकड़ में आई? तो ये लिख सकते हो n² बराबर कांस्टेंट का c लिख देते हैं इंटू r³। अब r कैसे डिपेंड करेगा, तो r डिपेंड करेगा, इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए, प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए। तो मैं यहां इसको हटो भाई,
R इज प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3। ये पहली चीज आप निकाल पाए, मतलब ये आंसर। अभी एक ऑप्शन निकाले, दूसरा इन्होंने वेलोसिटी भी। अब देखो तो ये कहीं इसी से तो काम नहीं बन जाएगा। तो ये R इज प्रोपोर्शनल टू, ये सही है क्या? और भी कोई सही है ना? बस ऑप्शन एक करेक्ट है। तो यहां पर देखिए आपको बाकी चीज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक से ही आप टिक्कर लगा चुके हैं। अब क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं वी का भी निकाल के आपको दिखाऊंगा, है ना, वरना तो आपका ऑप्शन मिल ही चुका है। अब कुछ करना नहीं रहता, यहां पर हमने वी को भगाया था, अब हम आर को भगा देंगे। क्या जा रहा है, कलर थोड़ा बदल लो, नहीं एक जैसा लगेगा। तो मैं नीला पीला कलर ले लेता हूं। अब देखिए यहां पर वैल्यू थी एल बराबर एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। हमने v निकाला था यहां पर, देखिए अब इस बार r निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी होती, बहुत सरल है सब। एन एच अपॉन 2 पाई, और ये रहा mv, है ना। अब इसी ये जो फॉर्मूला था, इसमें mv की जगह v को रहने दो, r को हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, केवल v में आ जाएगा, एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाएगा। तो ये लिखा mv स्क्वायर, है ना, और ये 1/r है, इंटू 1/r। इसलिए लिख रहा हूं कि आप गलती ना करें। और ये आर 1/r है तो पलट के मल्टीप्लाई कर दो, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से सरल पड़ता। और ये वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट। ये देखिए यहाँ थी ना कांस्टेंट। अब ये देखिए सब कुछ यहाँ कांस्टेंट है, v और n चेंज करेगा, तो v स्क्वायर अपॉन n, अगर मैं कहीं कुछ छोड़ा नहीं हूं तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ कर दिया, ये v क्यूब है, ये v क्यूब, ये v क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू n। तो v क्या हो गया? हाँ, प्रोपोर्शनलिटी लिख दो, कौन मिटाए, मिटाने में दिक्कत होती है। और n की पावर 1/3। ये देखिए कहानी खत्म हो गई, कोई घबराने की बात। ये देखिए इसी ऑप्शन में, ये देखिए ये भी हम लोगों ने कर लिया। कोई आप बड़े प्यार से लॉजिकल सोचिए, कई बार होता है कि टीचर कॉम्प्लेक्सिटी मचा देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। तो आइए अगला सवाल करते हैं, क्योंकि करेंगे तो सारे। अब ये क्या अगला टॉपिक है? द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं सवाल। ये पकड़ा, कलर पकड़ लेते हैं, डार्क येलो हल्दी कलर। तो सम एनर्जी लेवल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स आर शोन इन द फिगर। अच्छा, ये एनर्जी लेवल्स हैं जो इन्होंने दिखाए हैं, विद देयर वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशंस देन, और इससे रिस्पेक्ट में वेवलेंथ दिखा रखी है। तो अब वेवलेंथ देखते हुए हमें इस वेवलेंथ का रिलेशन निकालना है। आइए देखते हैं पहले। तो पहले हम क्या करेंगे ना, एनर्जी का रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि एनर्जी का ही डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं कि एनर्जी और लेमडा में वन अपॉन लेमडा का रिलेशन, मतलब ई या डेल्टा ई इस केस में लिख दीजिए, 1/, लेमडा के हिसाब से चलता है। और फ्रीक्वेंसी होती तो प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से चलती, मतलब इसको लिख देते तो इसको हम न्यू लिख देते। खैर आप समझदार हैं। तो मैं यहां पर कैलकुलेशन करने वाला हूं कि डेल्टा इवन, मतलब इसके लिए डेल्टा इवन कह देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, बट डिफरेंस घटाएंगे, और ये डेल्टा ई टू कह देता हूं, और इसे इसी तरीके से डेल्टा ई3 कह देते हैं। ये भाई साहब डेल्टा इवन पकड़ लीजिए। अब डेल्टा इवन का मतलब है यहाँ की एनर्जी और यहाँ ये, इसमें से ही घटा दीजिए। तो मैं सीधे घटा रहा हूँ बच्चों जैसा, तो आप घटा ही लेंगे, मैं ओरली भी घटा सकते हैं आप, लेकिन पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा खींच खांच के कर रहा हूं। तो ये आपने घटाया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये 2 8 5 3 8 2 1.5 बचा, तो 1.5 ई। आप प्रेम पूर्वक घटा लीजिए। डेल्टा ई2 निकालने चले गए, तो ई2 का मतलब ये, इसमें से ये घटाना है, तो -2e में से माइनस ई घटाएंगे, 1 ई बचेगा आपको। खैर मैं लिख देता हूं आपके लिए, -2e माइनस -3e, है ना, प्यार से एकदम। और ये वैल्यू क्या हो गई? 1e। चलो 1e लिखो इस तरीके से। फिर एक डेल्टा ई3 भी निकालना है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? ई3 कहां से थे भाई साहब? ये यहां, और यहां वाली माइनस करो, तो -2e में -4 +2e आ जाएगा। फिर भी कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं चाह रहा था समय बचा, लेकिन आपको समझाना भी जरूरी है। अब ये फालतू मैंने लिख दिया, इसको कैसे हटाएं? इरेज करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा दिया ना, तो इसको पकड़ो और यहाँ माइनस करो, और -4e था, तो 4 में से 2 गया, 2 ही बचा। अब यहां पर आप देख पाए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? ई3 की, उसके बाद किसकी है? ई1 की, है ना, बराबर। और उसके बाद किसकी है? ई2 की। लेमडा इसी का भाई सबसे जो छोटा एनर्जी है लेमडा, उसका सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा ई2 है, तो लेमडा 2 इज मैक्सिमम,
और ये बड़ा हो जाएगा λ1 से, और ये बड़ा हो जाएगा λ3 से। इस हिसाब से हम चल रहे हैं। जिसकी एनर्जी सबसे बड़ी, लैम्डा सबसे, जिसकी एनर्जी सबसे छोटी, लैम्डा सबसे बड़ा, और एनर्जी सबसे बड़ी तो लैम्डा सबसे छोटा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इस रिलेशन में जानते हैं, यहीं पे देखिए तो काम बन जाएगा। अब आप देखिए इस पहले में λ3 इज ग्रेटर देन λ2 लिखा है, तो λ3 λ2 से बड़ा है, गलत है, छोटा है, तो ये गलत। λ3 λ2 से बड़ा है, तो λ3 λ2, ये तो वही चीज लिख दिए, ये बदला है, तो ये भी गलत। λ1 λ2 से बड़ा है, λ1 λ2 से छोटा है, ये भी गलत। डी आ जाओ, λ2 λ1 से बड़ा है, λ2, ये सही है। तो एक, अब सीधे आंसर डी लगा दो, पूरा देखने की जरूरत क्या है। खैर एनीवे, हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए कर भी लेंगे। इस रिलेशन को λ2 इक्वल टू 2 λ3 देखो, तो यहां पर एनर्जी देखिए, ये जो λ2 लिखा है, क्या ये डेल्टा, ये देखिए इस रिलेशन को, ये 1 ही है और E3 2 ही है, तो आप यहां लिख सकते हैं ना, तो डेल्टा E2 इज इक्वल टू डेल्टा E3, कुछ नहीं, इसी से देखिए डबल। अपने को कम से कम शुरू में काम बन जाए तो आगे बढ़िए, अपने को तो सिलेक्शन लेना है। अब इसके अनुसार आप कह सकते हो λ2 इज इक्वल टू, ये डबल था सॉरी, 2 इंटू λ3, ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। मतलब आंसर डी हम पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन आप इसको प्रेम पूर्वक निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए, देखिए आसानी से कहीं। और ये जो 2019 से 2025 कर रहे हैं, 7 साल है, 7 साल एक अच्छा टाइम पीरियड है प्रैक्टिस, और सभी तरह के सवाल, मतलब चाहे मणिपुर में आया हो, चाहे रीटेस्ट में आया हो, चाहे वैसे तो आया ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक 5, डी ब्रॉय, ये ब्रॉगली लिखते हैं, ब्रॉय पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट। खैर आप जानते हैं NH/2 पाई कहां से आया था, ये बताया था इन्होंने। खैर, तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, कह रहे हैं भैया बता दो फेज 2020 में कि बोर मॉडल को लेकर कौन सा वैलिड नहीं है। तो भाई ये जो बोर मॉडल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए लगता है। तो सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम, अब हीलियम में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। अगर आयनाइज कर दोगे तो एक भगा दोगे तो एक ही बचेगा, तो इसके लिए वैलिड है ना। आंसर पूछा नॉट वैलिड, तो इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है। ड्यूट्रियम एटम, इसमें भी तो एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी वैलिड है। अब सिंगल आयनाइज्ड नियॉन एटम, इसके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि नियॉन में आपका जो एटॉमिक नंबर है Z, वो कितना होता है 10। अगर एक सिंगल आयनाइज्ड, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 बचे। तो बोर तो लगता ही सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये गलत है, नॉट वैलिड। इसलिए आंसर हमारा, और हाइड्रोजन के लिए तो एप्लीकेबल होता ही है। तो ये आंसर देखिए सी, आप समझ पाए ना। इस तरीके से आप कहानी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात पकड़ में आ गई होगी। अगला सवाल देखते हैं यहां पर, ये 2025 का है। तो डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द n = 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू। अब कह रहे हैं कि डिब्रॉय वेवलेंथ, ब्रॉगली लिखते हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं, n = 2 में जब ये चक्कर लगा रहा है, तो उस समय लैम्डा क्या है, डिब्रॉय वेवलेंथ। इसको थोड़ा सा घुमा के कर लेंगे, प्यार से हो जाएगा। बोर रेडियस हमको याद ही रहती है, नॉर्मली 0.051 लेते हैं, 52 दिए तो 52 ले लेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो डिब्रॉय वेवलेंथ होती है, मैं डी ब्रॉग लिख दूं क्या, ये इसका 2-3 फॉर्मूले आप देखते पढ़ते हैं, H/P, उसकी बात दीगर है। इस सवाल में हमें जो सरलता प्रदान करेगा वो क्या प्रदान करेगा, आपने NH = 2πr, ये डिब्रॉय नहीं बोला था, याद होगा कि चक्कर लगाता है, स्टेशनरी वेव बनती है, तो पूरा सर्कमफ्रेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इसी से बात निकली थी। इसको यूज करेंगे, यहाँ पे केवल आर आया है, आर पता कर लें तो भाई लैम्डा यहाँ क्या हो गया, 2πn × r। अब इसमें n तो हमें दिया ही है 2, तो n पता, 2π पता, r निकालना, बात खत्म हो जाएगी। तो ये R2 निकाल लेते हैं। तो R2 हाइड्रोजन एटम है ना, R2 के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये जो जनरल फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन के लिए, उसमें 2 का स्क्वायर इंटू R0, यानी 4 इंटू R0, R0 है 0.052 नैनोमीटर बेटा। ये कहानी अब यहां पे खत्म हो गई। लैम्डा बोर वाली निकाल दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 × 3.14 अपॉन n, कितना था 2, ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा। और r की वैल्यू ऊपर निकालिए 4 × 0.052। अभी नैनोमीटर में ऑप्शन है, तो नैनोमीटर में रहने दो बेटा,
ये 2 से 2 देखो कट गया। अब ये आप 4 से मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ये करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 0.653 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन भी आसान है, कोई दिक्कत, 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 दुआई 8, 4 पंचे 20, अब 2 आ जाएगा, ये करीबन 6 दिख ही रहा है। ये मतलब आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्लोजेस्ट, अब ये किसके क्लोजेस्ट है ये देख लीजिए आप। तो ये है जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है वो डी है। तो ऑप्शन यहां क्या बना बेटा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से ये सवाल आपका यहां पर बन जाता है। अब ये मैंने 2019 से 2025 सारे सवाल लगा दिए हैं। अब क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपर बच्चा या सिलेक्शन लेने वाला बच्चा नीट की तैयारी में फिजिक्स में 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी क्लास 11 12 एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 पूरी 11 12 के वो लगा ले तो उसका काम बन जाता है, पक्का बता रहा हूं। इसको आपको सपोर्ट मिले इसलिए इसका मैंने स्वयं खुद ही इजी भाषा में रिकॉर्डिंग करके नीट संपूर्ण कोर्स एक बना दिया है, जिससे आप इसका मदद ले सकें। तो जो बच्चे सिलेक्शन लेने में वाकई सीरियस हैं, 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाने में नीट संपूर्ण उनकी मदद करेगा। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेकर अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग करना चाहते हैं, आप अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां नीट संपूर्ण दिखेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को तगड़ा कर लीजिए, पक्का सिलेक्शन ले लीजिए। अगर ये वीडियो जीरो टाइम वेस्ट सीरीज पसंद आई है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को पढ़ के ही मैं मोटिवेट हूंगा, जिससे लगातार ये सीरीज आपके तक पहुंचती रहे। शुरू, और ये शाम को 6 बजे आएगी। और शुरू में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर ला रहा हूं हाई वेटेज वाले, जो असलता से कर ले, धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू बेटा, बाय।